नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष सत्र में। नमस्कार। आज हम डॉक्टर प्रांशु समदर्शी के लेख अंडरस्टैंडिंग तंत्र के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर विवादित समझे जाने वाले विषय की गहराई में उतरेंगे, तंत्र। हाँ, तंत्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत सी धारणाएं हैं और कई बार वो पूरी तरह सही नहीं होती। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस लेख की मदद से तंत्र की परतों को खोलें, जो आम भ्रांतियां हैं या जो सतही समझ है उससे थोड़ा आगे बढ़कर देखें। हाँ, क्योंकि ऊपरी तौर पर इसे समझना काफी मुश्किल हो सकता है। और ये मुश्किल तो शुरू से ही दिख जाती है ना? लेख में जैसे कुछ तांत्रिक ग्रंथों का जिक्र है, संपुटोद्भव तंत्र। हाँ, उसके कुछ हिस्से तो वाकई चौंकाने वाले हैं। जैसे कुछ कर्मकांडों में जानवरों के रक्त का इस्तेमाल या मानव अवशेषों का जिक्र पहली बार कोई पढ़े तो विचलित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ऐसा क्यों है? ये भाषा इतनी चौंकाने वाली क्यों? हाँ, ये जानबूझकर इस्तेमाल की गई भाषा है और यही इसकी जटिलता है। इसीलिए तो परम पावन 14वें दलाई लामा ने भी कहा था कि अगर तंत्र शास्त्र छप ही रहे हैं तो इनकी सही व्याख्या बहुत जरूरी है, ताकि गलतफहमी न फैले। हाँ बिल्कुल, ताकि नुकसान पहुंचाने वाली गलतफहमी न फैले। ये चौंकाने वाली भाषा असल में एक खास मकसद से इस्तेमाल होती है, लेकिन सही समझ के बिना अर्थ का अनर्थ होना बहुत आसान है। तो चलिए इसी चुनौती से बात शुरू करते हैं। किसी भारी व्यक्ति के लिए इन ग्रंथों को समझना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? लेख में एक तो एंटीनोमिनिज्म यानी जानबूझकर नियमों को तोड़ने वाली भाषा का जिक्र है। हाँ, और दूसरी है संध्या भाषा, मतलब एक तरह की छिपी हुई सांकेतिक भाषा। सही कहा। एंटीनोमिनिज्म मतलब जानबूझकर सामाजिक या धार्मिक नियमों के खिलाफ जाना। तंत्र में इसका एक उद्देश्य है अभ्यासी को अच्छे बुरे, पवित्र अपवित्र जैसे जो द्वैतवादी विचार है ना, हाँ, जो दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, बिल्कुल उन विचारों से ऊपर उठाना ताकि वो अद्वैत ज्ञान यानी गैर द्वैतवादी समझ तक पहुंच सके। और संध्या भाषा वो तो एक तरह की कोड लैंग्वेज ही है। कोड लैंग्वेज मतलब पहेली जैसी? हाँ, समझ लीजिए, जिसके शब्द का सीधा मतलब कुछ और निकलेगा और उसका छिपा हुआ गूढ़ मतलब कुछ और होगा। तो फिर इन्हें समझे कैसे कोई? देखिए, इनको समझने के लिए खास व्याख्या तकनीकों की जरूरत होती है, जैसे नीतार्थ यानी वो बातें जिनका अर्थ स्पष्ट है, और न्यार्थ जिनका अर्थ छिपा हुआ है, गूढ़ है। और न्यार्थ के लिए गुरु चाहिए? हाँ, उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती ही है। और ग्रंथ लिखने वाले का इरादा क्या था, जिसे अभिप्राय कहते हैं, उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। बिना सही समझ और योग्य गुरु के मार्गदर्शन के तो कोई भी इनका गलत मतलब निकाल सकता है, जिससे फिर अरुचि हो सकती है। अरुचि हो सकती है या फिर खतरनाक नतीजे भी हो सकते हैं। सतही तौर पर पढ़ना यहाँ बिल्कुल काम नहीं करता। और इतिहास में देखें तो ऐसे गलत मतलब निकाले भी गए हैं, खासकर औपनिवेशिक काल में। लेख बताता है कि जो शुरुआती पश्चिमी विद्वान थे, ज्यादातर ब्रिटिश राज के समय के, हाँ, उन्हें ये ग्रंथ समझ ही नहीं आए। और जब समझ नहीं आए तो बस कह दिया कि ये तो पिछड़ा है, आदिम है या घिनौना है। बिल्कुल, ये उस औपनिवेशिक मानसिकता का हिस्सा था जिसे हम प्राच्यवाद या ओरिएंटलिज्म कहते हैं। पश्चिमी नजरिए से पूर्वी संस्कृतियों को देखना और अक्सर उन्हें एग्जॉटिक या पिछड़ा हुआ दिखाना, अपने पैमानों पर तौलना। हाँ, उन्होंने भारतीय परंपराओं को अपने पश्चिमी पैमानों पर तौला, जैसे उनकी तर्कसंगतता की अपनी परिभाषा या इतिहास की सीधी रेखा में प्रगति की उनकी धारणा। तंत्र को तो जानबूझकर पतनशील या अतार्किक बताया गया। क्यों? इसका मकसद क्या था? मकसद था पश्चिमी वैज्ञानिक सत्य और वस्तुनिष्ठता को श्रेष्ठ दिखाना और इस तरह औपनिवेशिक दबदबा कायम रखना। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख इशारा करता है, कि ये सोच सिर्फ अंग्रेजों तक ही नहीं रही। इसका असर कुछ भारतीय विद्वानों पर भी पड़ा, जिसे नव प्राच्यवाद कहा गया है। हाँ, ये एक जटिल प्रक्रिया थी। देखिए, औपनिवेशिक शिक्षा और पश्चिमी विचारों के प्रभाव में कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों ने भी अपनी ही परंपराओं को उसी नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। लेकिन सबने नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी दौर में स्वामी विवेकानंद जैसे विचारक भी थे। उन्होंने तो 19वीं सदी में ही ये पहचान लिया था कि अरे, तंत्र और पुराणों का भारतीय जनमानस और धार्मिक जीवन पर कितना गहरा और कितना व्यापक असर है, जो औपनिवेशिक चित्रण के बिल्कुल उलट था। बिल्कुल उलट। तो अहम बात यह है कि तंत्र को समझने में ये जो पश्चिमी पूर्वाग्रह थे और उनका जो असर हुआ, उसको पहचानना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। चलिए अब
बाहरी नजरिए से थोड़ा हटते हैं, अभ्यासी के दृष्टिकोण से देखते हैं। लेख कहता है कि तंत्र सिर्फ बाहरी शक्तियों को साधने की बात नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शक्तियों पर, मतलब मन और शरीर की ऊर्जाओं पर नियंत्रण पाने की भी खोज है। हाँ, तंत्र मूल रूप से एक साधना मार्ग है। और इसके लिए कई तरह की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। हाँ, बहुत सी तकनीकें हैं, जैसे मंत्रों का जाप है, शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले योग अभ्यास हैं, अलग अलग देवी देवताओं और प्रतीकों का मानसिक दृश्यांकन जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन? अच्छा। हाँ, और कई बार तो काफी विस्तृत और जटिल अनुष्ठान भी होते हैं। इसका मूल दर्शन क्या है? मतलब ये सारी तकनीकें किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, मूल विचार ये है कि व्यक्ति की अपनी जो ऊर्जा है, अपनी चेतना है, हाँ। उसका ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना से तालमेल बिठाया जाए। अच्छा, हाँ, यहाँ सूक्ष्म और स्थूल जगत की समरूपता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर कहते हैं ना, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। जैसा शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। बिल्कुल। या बौद्ध परंपरा में कहते हैं यथा बाह्यम तथाध्यात्मम, जैसा बाहर है वैसा ही भीतर है। और देवताओं का दृश्यांकन, वो भी इसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें सचमुच के प्राणी नहीं माना जाता, वो किन्हीं खास अवधारणाओं के प्रतीक हैं। जैसे मान लीजिए वज्र योगिनी शून्यता और करुणा का प्रतीक है, या फिर ये देवता मन और शरीर में बदलाव लाने के लिए शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण की तरह काम करते हैं। तंत्र को लेकर एक और आम धारणा है, या शायद कहें कि एक सिद्धांत है, कि इसकी उत्पत्ति आदिवासी या जनजातीय समाजों से हुई है। लेख इस पर क्या कहता है? लेख इस जनजातीय उत्पत्ति वाले सिद्धांत की आलोचना करता है। आलोचना करता है? क्यों? देखिए, अकादमिक जगत में कई बार ये एक आसान रास्ता बन जाता है कि किसी गूढ़ या मुख्य धारा से अलग दिखने वाली परंपरा को जनजातीय या आदिम कहकर हाशिए पर डाल दो। अच्छा, मतलब उसे कमतर दिखाने के लिए। हाँ, एक तरह से। ये तरीका अक्सर बिना गहराई से जांच किए पहले से बनी बनाई धारणाओं को सही ठहराने के काम आता है। किसी परंपरा की जड़ें कहाँ हैं, ये जरूरी नहीं कि उसके विकसित रूप या उसके महत्व को परिभाषित करे। उसे सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर पिछड़ा या अंधविश्वासी कहना इतिहास का सरलीकरण है। तो अगर ये जनजातीय उत्पत्ति वाला सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं है, तो तंत्र की वास्तविक जड़ें कहाँ देखी जा सकती हैं? लेख कुछ प्राचीन स्रोतों का जिक्र करता है। हाँ, तंत्र की जड़ें काफी पुरानी और फैली हुई हैं। लेख में पातंजलि के योग सूत्र का जिक्र है, जो लगभग 3री सदी ईस्वी का है। योग सूत्र? हाँ, उसमें योग की तकनीकों का व्यवस्थित वर्णन है और उस पर बौद्ध शब्दावली का भी असर दिखता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मोहरें हैं, जैसे पशुपति मोहर और देवी की मूर्तियां। हाँ, वो तो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी। वो शायद बहुत पहले से चली आ रही स्त्री शक्ति की पूजा की तरफ इशारा करती हैं, जो बाद में शाक्त और योगिनी तंत्र से जुड़ी। अथर्व वेद में भी प्राण और उससे जुड़ी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। और ये विचार फिर आगे कैसे बढ़े, कैसे विकसित हुए? देखिए, उत्तर वैदिक काल में कई दार्शनिक और आध्यात्मिक धाराएं पनपी। इनका केंद्र था मन और शरीर पर नियंत्रण पाकर परम ज्ञान या विशेष शक्तियां पाना। अच्छा। ये धाराएं आपस में संवाद करती थीं, बहसें होती थीं, विचारों का आदान प्रदान होता था। इसी से विकसित होती रहीं और मध्ययुगीन काल तक आते आते, मतलब लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास, ये विचार और अभ्यास ज्यादा व्यवस्थित हो गए और तंत्र के नाम से जाने जाने लगे। हाँ, अलग अलग प्रणालियों के रूप में सामने आने लगे, जिन्हें तंत्र कहा गया। इसमें फिर 8वीं-9वीं शताब्दी के सिद्धों और नाथ योगियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सिद्ध और नाथ योगी? हाँ, ये अक्सर स्थापित मठों या संस्थानों से बाहर रहने वाले घुमक्कड़ साधक थे। इन्होंने सहज अवस्था यानी परम ज्ञान और बिना प्रयास के संतुलन की स्थिति को पाने के लिए कई बार अपरंपरागत रास्ते अपनाए, जो सामाजिक नियमों को चुनौती देते थे। और उनकी चमत्कारी शक्तियों की कहानियों ने भी उन्हें लोकप्रिय बनाया होगा। बिल्कुल। उन कहानियों ने आम लोगों में तंत्र के प्रति आकर्षण पैदा करने में मदद की। तंत्र में प्रतीकों का बहुत महत्व है, ये बात बार बार आ रही है। लेख में पुरुष और स्त्री तत्वों के मिलन का उदाहरण है। हिंदू धर्म में शिव शक्ति, बौद्ध धर्म में प्रज्ञा और उपाय। हाँ, प्रज्ञा यानी विजडम और उपाय यानी मेथड या कंपैशन। ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है विपरीत लगने वाली शक्तियों की एकता का, जैसे ज्ञान और क्रिया की एकता या शून्यता और करुणा की एकता। देखिए, तंत्र की भाषा ही काफी हद तक प्रतीकात्मक है। बीज मंत्र है। बीज मंत्र।
हाँ, वो भी ऐसे ही प्रतीक हैं जिनसे देवताओं के स्वरूप प्रकट होते हैं, ऐसा माना जाता है। अभ्यासों में बाहरी शुद्धि है, शरीर की, वाणी की, मन की, फिर अपने शरीर को ही एक मंदिर या मंडल के रूप में देखना, उसमें देवता का चिंतन करना। और शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा या वायु के प्रवाह को नियंत्रित करना। हाँ, वो भी शामिल है। आपने पहले कुछ चौंकाने वाली या नियमों को तोड़ने वाली प्रथाओं का जिक्र किया था, जिन्हें ट्रांसग्रेसिव कहते हैं, जैसे शमशान भूमि से जुड़े अनुष्ठान। इनका क्या उद्देश्य होता है? ये क्यों की जाती थी? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इन उल्लंघनात्मक प्रथाओं का उद्देश्य सनसनी फैलाना या सिर्फ विद्रोह करना नहीं था। तो फिर क्या था? इनका गहरा आध्यात्मिक मकसद था। वो जो द्वैतवादी सोच है ना, अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र, सुख दुख, इन धारणाओं को और जो सामाजिक कंडीशनिंग है उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। अच्छा। श्मशान जैसी जगहों पर साधना करने से जीवन की अनित्यता का बोध गहरा होता है, सांसारिक मोह से मुक्ति मिलती है। इससे मन उस सहज अवस्था के करीब पहुंचता है जो हर तरह के द्वैत से परे है, जो अच्छे और बुरे के पार है। हाँ, उस परम वास्तविकता से जुड़ने का प्रयास है जहां से सच्ची करुणा का जन्म होता है। लेकिन ये समझना होगा कि ये बहुत उन्नत और शक्तिशाली अभ्यास है, इसीलिए गोपनीयता पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल। इसीलिए तांत्रिक ग्रंथ बार बार गोपनीयता बनाए रखने की बात करते हैं और बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के इनका अभ्यास करने के खतरों से सावधान करते हैं। ये तो हुई पारंपरिक समझ। अब अगर आधुनिक समय की बात करें तो विद्वानों ने तंत्र को कैसे समझा है? लेख कुछ शुरुआती भारतीय विद्वानों का जिक्र करता है, जैसे पीसी बागची, एन भट्टाचार्य। हाँ, आनंद कुमार स्वामी, बिनोय तोष भट्टाचार्य। इन शुरुआती भारतीय विद्वानों ने तंत्र के सामाजिक धार्मिक पहलुओं पर, उसकी मूर्ति कला पर, उसके दर्शन और इतिहास पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन क्या उन्हें अभ्यासी का अनुभव था? ज्यादातर को नहीं। जैसा कि बी भट्टाचार्य ने खुद माना भी, उनका काम मुख्यतः ग्रंथों के विश्लेषण पर आधारित था। अभ्यासी का प्रत्यक्ष अनुभव कम था। और पश्चिमी विचारों का क्या प्रभाव रहा इस समझ पर? देखिए, 19वीं और 20वीं सदी में पश्चिमी विचारों का, खासकर विज्ञान और मनोविश्लेषण, साइकोएनालिसिस का प्रभाव भारतीय विचारों पर भी पड़ा। कुछ विद्वानों ने योग और तंत्र की कुछ प्रथाओं को मनोविश्लेषण के नजरिए से समझने या उन्हें तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। लेकिन परंपरा में तो उन्हें अलग तरह से देखा जाता है। हाँ, परंपरा के भीतर इन्हें गहरा ध्यान और आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है जो सामान्य मानवीय अनुभवों से बहुत अलग धरातल पर हैं। इस फर्क को समझना जरूरी है। हाल के कुछ पश्चिमी विद्वानों के काम पर कुछ विवाद भी रहे हैं, जैसे जेफरी कृपाल, डेविड गॉर्डन वाइट, सारा कैल्डवेल। लेख कहता है कि उन पर तंत्र की व्याख्याओं में अंतरंगता या कुछ खास पहलुओं पर जरूरत से ज्यादा जोर देने या एक तरह से नव प्राच्यवादी होने के आरोप लगे हैं। स्रोत इस पर सावधानी बरतने को कहता है। हाँ, ये अकादमिक जगत में चलने वाली बहसें हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन व्याख्याओं में कुछ खास तत्वों पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है कि तंत्र की पूरी तस्वीर कहीं धुंधली हो जाती है। क्या इसका कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे मिरांडा शॉ जैसे विद्वानों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं, जहां उन्हें लगा कि कुछ लामाओं ने इन गूढ़ शिक्षाओं को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया या शायद गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की। और क्या ये गूढ़ अभ्यास आज भी होते हैं? लेख इशारा करता है कि कई लोगों का मानना है कि इन प्रथाओं का वास्तविक अभ्यास आजकल बहुत दुर्लभ हो गया है। ज्यादातर ये अब ग्रंथों तक ही सीमित रह गया है। अच्छा। हाँ, और शायद इसी तरह की गलत फहमियों को दूर करने के लिए परम पावन दलाई लामा ने हाल के वर्षों में तंत्र पर कुछ हद तक ज्यादा खुलापन दिखाया है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। पश्चिम में एक नियोतंत्र आंदोलन भी उभरा है। ओशो का नाम आता है, चोग्याम थ्रुंगपा की क्रेजी विजडम की बात होती है। हाँ, नव तंत्र अक्सर पारंपरिक तंत्र के जटिल अभ्यासों और दर्शन को पश्चिमी दर्शकों के लिए सरल या कह सकते हैं अनुकूलित रूप में पेश करता है। ये कभी कभी व्यक्तिगत विकास या थेरेपी पर ज्यादा केंद्रित होता है। क्रेजी विजडम ये क्या है? चोग्याम थ्रुंगपा जैसे शिक्षकों ने क्रेजी विजडम यानी अपरंपरागत तरीकों से सिखाने की बात की, लेकिन उन्होंने खुद भी इसके संभावित खतरों के बारे में चेताया था। ये पारंपरिक तंत्र से काफी अलग हो सकता है। हाल के शोध में नारीवादी दृष्टिकोण भी अहम रहा है। विद्वान जैसे रीटा प्रॉस, जूडिथ सिमर ब्राउन, मिरांडा शॉ, इन्होंने तंत्र में महिलाओं की भूमिका, उनके अनुभवों पर काफी काम किया है। हाँ, और ये शोध बहुत महत्वपूर्ण है।
ये तंत्र के उस पहलू पर रोशनी डालता है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया गया है कि तंत्र में स्त्री तत्व का कितना केंद्रीय स्थान है। ये शोध कई बार पुरुष केंद्रित ऐतिहासिक विवरणों को चुनौती भी देता है। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। हाँ, जैसा कि रीटा ग्रॉस ने खुद कहा है, एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर परंपरा को समझने की अपनी सीमाएं होती ही हैं, चाहे वो व्यक्ति कितना भी जानकार या सहानुभूतिपूर्ण क्यों ना हो। ये आधुनिक विचारों और पारंपरिक तंत्र के बीच एक तरह के संवाद और मिश्रण का भी उदाहरण है। चलिए एक बार फिर तांत्रिक देवताओं और ध्यान अभ्यास पर लौटते हैं। जैसा आपने पहले कहा, लेख जोर देता है कि ये देवता मन द्वारा निर्मित हैं, मनोमय काय और प्रतीकात्मक हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके अनेक अंग या सिर मन की विभिन्न क्षमताओं को दर्शाते हैं। उनके आसन, रंग, ये सब उनकी खासियत बताते हैं। और उनके शांत और उग्र रूप, वो मन की अलग अलग आदतों और भावनाओं को बदलने से जुड़े हैं। उग्र रूप अक्सर बाधाओं या नकारात्मक प्रवृत्तियों को नष्ट करने का प्रतीक होते हैं। और ध्यान अभ्यास यानी साधना, उसमें क्या होता है? साधना में अभ्यासी खुद को एक पवित्र स्थान, एक मंडल के केंद्र में उस देवता के रूप में देखता है, उसकी कल्पना करता है, लेकिन साथ ही ये समझ भी बनाए रखता है कि उस देवता का कोई स्थायी ठोस अस्तित्व नहीं है। वो शून्यता का ही रूप है। हाँ, वो शून्यता का ही एक रूप है। देवताओं की पृष्ठभूमि में अक्सर शमशान भूमि दिखाई जाती है। वो क्यों? वो सांसारिक मोह के त्याग का प्रतीक है। वे हड्डियों के गहने पहनते हैं जो अनित्यता की याद दिलाते हैं। उनके चारों ओर ज्वालाएं होती हैं। आग? हाँ, वो योग से उत्पन्न होने वाली आंतरिक ऊष्मा या ज्ञान की अग्नि का प्रतीक है। इन देवताओं के गूढ़ यानी वंश परंपरा आधारित पहलू भी होते हैं जो सिर्फ दीक्षितों को बताए जाते हैं, और आम लोगों के लिए भक्ति और पूजा के लोकप्रिय पहलू भी होते हैं। लेख ने एक बहुत ही सशक्त उदाहरण दिया गया है छिन्नमस्ता देवी का, जिन्हें बौद्ध तंत्र में छिन्नमुंडा वज्र योगिनी भी कहते हैं। हाँ, छिन्नमस्ता। ये अपना ही कटा हुआ सिर हाथ में लिए देवी हैं। हिंदू दशमहाविद्याओं में भी शामिल हैं। इनका रूप तो काफी भयानक लग सकता है। हाँ, साधना माला जैसे ग्रंथों में उनका चित्रण वाकई बहुत तीव्र है। देवी अपना ही कटा हुआ सिर अपने बाईं हाथ में धारण करती हैं। उनके गले से खून की 3 धाराएं निकलती हैं। 3 धाराएं? हाँ, एक धारा उनके अपने कटे हुए सिर के मुंह में जाती है और 2 धाराएं उनके दोनों ओर खड़ी उनकी 2 सहचरियों वज्रवैरोचनी और वज्रवर्णनी के मुंह में जाती हैं। पृष्ठभूमि अक्सर शमशान की होती है। ये दृश्य यकीनन चौंकाने वाला है। तो इस भयानक से दिखने वाले प्रतीक के पीछे का गहरा अर्थ क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये दरअसल एक बहुत ही गूढ़ योगिक प्रक्रिया का प्रतीक है। योगिक प्रक्रिया? हाँ, जो शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियों से जुड़ी है, जिन्हें हिंदू योग में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं, और बौद्ध तंत्र में ललना, रसना और अवधूति। अच्छा, वो 3 मुख्य नाड़ियां। बिल्कुल। छिन्नमस्ता स्वयं केंद्रीय नाड़ी सुषुम्ना अवधूति का प्रतीक है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण और शुद्ध माना जाता है। और वो 2 सहचर्यां? वो दाईं और बाईं नाड़ियों पिंगल, रसना और इड़ा, ललना का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन पार्श्व नाड़ियों में बहने वाली ऊर्जा या प्राण ही द्वैतवादी विचार और भ्रम पैदा करते हैं। और देवी का अपना ही सिर काटना, उसका क्या मतलब है? वो इस बात का प्रतीक है कि जब कुंडलिनी शक्ति या ऊर्जा केंद्रीय नाड़ी में प्रवेश करती है और ऊपर उठती है, तो आत्मग्राह यानी मैं का झूठा बोध, वो जो अहंकार है, वो नष्ट हो जाता है। ये सिर कटना कोई भौतिक मृत्यु नहीं है, बल्कि अज्ञान का नाश है। आनंद और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, जो केंद्रीय नाड़ी के खुलने पर पूरे तंत्र को, मतलब तीनों नाड़ियों को पोषित करती है। ये तो वाकई अद्भुत है कि कैसे इतने विचित्र और पहली नजर में डरावने लगने वाले प्रतीक के पीछे इतना गहरा, इतना व्यवस्थित योगिक ज्ञान छिपा है। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे आधुनिक विज्ञान में जटिल प्रक्रियाओं को समझाने के लिए अमूर्त गणितीय समीकरणों या मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। हाँ, बात तो सही है। तांत्रिक योगियों ने अपने आंतरिक अनुभवों और सूक्ष्म शरीर की कार्य प्रणाली को व्यक्त करने के लिए इन शक्तिशाली प्रतीकात्मक रूपों को विकसित किया। ग्रंथ अक्सर इन प्रतीकों का सीधा सपाट अर्थ नहीं बताते, बल्कि उन्हें रूपकों और पहेलियों में छिपाकर रखते हैं, ताकि उनका सतहीकरण ना हो। हाँ, और वो केवल योग्य अधिकारी को ही प्राप्त हो। तो मुख्य बात यह है कि ये चौंकाने वाले प्रतीक अक्सर गहन अभ्यासों और गहरे अर्थों को दर्शाते हैं।
अगर इस सारी बातचीत को हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हाँ, पहली बात तो ये कि तंत्र एक बेहद जटिल, बहुस्तरीय परंपरा है। हाँ, बहुत जटिल। ये गूढ़ भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल करती है, जिनके गहरे दार्शनिक और यौगिक अर्थ हैं। बिल्कुल। शुरुआती पश्चिमी समझ अक्सर पूर्वाग्रहों से भरी थी और ऊपरी तौर पर, खासकर इसके चौंकाने वाले पहलुओं को देखकर, इसे समझना बहुत भ्रामक हो सकता है। एकदम सही कहा। तंत्र को समझने के लिए उसके संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है। उसके प्रतीकवाद की भाषा को समझना जरूरी है कि देवता असल प्राणी नहीं, बल्कि विचारों, ऊर्जाओं या चेतना की अवस्थाओं के प्रतीक हैं। और अभ्यासी के आंतरिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने कहा था, जब तक कोई कलाकृति हमें किसी भी तरह से विदेशी, विचित्र, अनोखी या मनमानी लगती है, हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमने उसे समझ लिया है। यानी हमें परंपरा के अपने नजरिए का सम्मान करना होगा। हाँ, सम्मान करते हुए खुले मन से और निष्पक्ष होकर अध्ययन करने की जरूरत है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, श्रोत में सहज अवस्था का जिक्र है, यानी प्रयासहीन संतुलन या गैर द्वैतवादी जागरूकता। हाँ, सहज। तो आज के इस आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और हर चीज को अच्छे बुरे में बांटने की जो हमारी आदत है, उसके बीच इस तरह की सहज अद्वैतवादी जागरूकता को पाना या उसका अनुभव करना कैसा हो सकता है? इसके क्या मायने हो सकते हैं हमारे लिए? निश्चय ही यह एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। इस बेहद ज्ञानवर्धक और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का भी धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ।